Hello students, good morning. Let us continue our topic solid state, part 13. इस वाले पार्ट में हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव सॉलिड्स में 5 सॉलिड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट। नंबर 2 जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। नंबर 3 कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड, एंटी फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। फॉर्मूला टाइप की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला टाइप का मतलब है रेशियो के फॉर्म में अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1:1 रेशियो है तो AB, 1:1 अगेन AB, 1:2 तो इसके लिए फॉर्मूला टाइप क्या बनेगा AB2। सिमिलरली Na2O क्या है 2:1 में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा A2B। सीजियम क्लोराइड क्या है 1:1 फॉर्मूला क्या बनेगा AB। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके लिए फॉर्मूला टाइप सेम निकल के आ रहा है, AB टाइप, NaCl, ZnS एंड सीजियम क्लोराइड। तो फिर इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, इनमें कैसे डिफरेंस अपन करें, तो उसके लिए हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 6:6 का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम है Na+, दूसरा वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, 6:6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ रहा है वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल किस वर्ड में जा रहा है, तो उसकी अपन बात करेंगे आगे। सिमिलरली AB 4:4, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो तुमसे दे देगा AB 6:6 और AB 4:4, तो दोनों अलग अलग अपन ट्रीट करेंगे। AB 8:8, तो ये डिफरेंट हो जाएगा सीजियम क्लोराइड के लिए। इसके बाद साइज ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइज से हमें क्या आइडिया मिलेगा, कौन सा आयन लेटिस बनाएगा और कौन वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे मोस्टली एनाइन ही बड़ा होता है तो Cl-, S-2, O-2 एंड Cl-। केवल यहाँ पे एक एक्सेप्शनली F- का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो मोस्टली एनाइन ही बड़ा होता है, एनाइन ही क्रिस्टल लेटिस बनाएगा और कैटाइन वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। केवल ये आपको ध्यान रखना है CF2 जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो से हमें क्या आइडिया मिलेगा, कौन से वॉइड ऑक्यूपाई होंगी। तो रेडियस रेशियो में NaCl के लिए 0.5, 0.3, 0.3, 0.3 एंड 0.9। तो इससे हमें एक बहुत सटीक आइडिया मिल गया कि जो छोटा वाला आयन है वो कौन से वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो 0.5 कौन सी रेंज में फंस रहा है, जो टेबल हमने बनाई थी रेडियस रेशियो वाली, उस टेबल में कौन सी रेंज में आ रहा है। तो 0.5 मतलब 0.4 से बड़ा है, 0.7 से छोटा है। तो 0.414 में कौन सी वर्ड आती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, उससे बड़ा होगा 0.732 तक भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड चलती है। तो डेफिनेटली Na+ जो है वो कौन सी वर्ड ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली 0.3 कौन सी रेंज में आ रहा है, 0.225 से बड़ा है और 0.414 से छोटा है। तो डेफिनेटली कौन सी वर्ड के लिए आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड। सिमिलरली ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा, बट यहाँ वर्ड में कौन सा जाएगा, छोटा वाला पार्टिकल जाएगा। और फिर यहाँ छोटा पार्टिकल Na+, वो भी टेट्राहेड्रल वर्ड में ही जाएगा और उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड बनती नहीं क्योंकि 0.9 आ गया तो क्यूबिकल वर्ड आएगी। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं आयन फॉर्म FCC। कौन सा आयन FCC बनाएगा और ब्रैकेट में ले रहे हैं नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट सेल। तो Cl- लार्जर पार्टिकल है FCC बनाएगा, S-2 FCC बनाएगा, Ca+2 FCC बनाएगा, O-2 FCC बनाएगा। और यहाँ पे तो रेशियो ही बहुत ज्यादा है तो ये क्लोज पैकिंग ही नहीं होंगी। तो Cl- सिंपल क्यूबिक यहाँ पे बनाता है। तो सिंपल क्यूब में इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होंगे, 1। तो आई थिंक क्लियर होगा। शुरू के 4 जो है वो चारों FCC होते हैं। तो वहीं से आपको याद हो जाएगा कि भाई कितने इफेक्टिवली आयन है इसमें, 4 4 4 4। एक यूनिट सेल में हमें एक आयन का नंबर पता चल गया। तो दूसरे आयन का नंबर कहां से बदल जाएगा, उसके फॉर्मूले से बदल जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। अगर सल्फाइड 4 है तो जिंक को भी 4 होना पड़ेगा। इसमें कैल्शियम 4 है तो फ्लोराइड को 8 होना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन 4 है तो सोडियम को 8 होना पड़ेगा। और ये अगर 1 है तो ये भी 1 रहेगा।
तो हमें एक यूनिट सेल में एक आयन की नंबर पता चल गया तो दूसरा आयन के नंबर भी आराम से पता चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं void occupied एंड नंबर ऑफ आयंस। तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल void ऑक्यूपाई हो रही है, रीजन क्लियर है ही। टेट्राहेड्रल void ऑक्यूपाई हो रही है, टेट्राहेड्रल void ऑक्यूपाई हो रही है, टेट्राहेड्रल एंड क्यूबिकल void। अब यहाँ देखते हैं ऑक्टाहेड्रल void में कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल voids 4, और सोडियम भी कितने हैं 4, 4 पार्टिकल है 4 void है, तो 100% फिलिंग हो जाएगी। सिमिलरली टेट्राहेड्रल voids कितनी होती है 8, लेकिन जिंक कितने हैं 4 क्यों है? क्योंकि सल्फाइड 4 है तो जिंक भी 4 ही होगा, 1:1 में है ये दोनों। तो void 8 है और आयन 4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 50% फिलिंग ही होगी। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि कितने परसेंट फिलिंग होती है और क्यों होती है। तो void 8 है, पार्टिकल 4 है, 50% फिलिंग होगी। अब 50% फिलिंग में किस तरह से होगा? ऐसे तो होगा नहीं किसी सॉलिड में एक साइड में पूरे जिंक आ गए, दूसरी साइड खाली रहेगा। तो ये होता है ऑल्टरनेट फिलिंग, मतलब एक जिंक आ गया फिर एक खाली रहेगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक खाली रहेगा, तो उसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलिंग। और सेम सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन 8 void है, पार्टिकल भी 8 ही है, 100% फिलिंग होगी। सेम यहाँ पे रहेगा। और यहाँ क्यूबिकल void, एक ही पार्टिकल है, एक ही void है, 100% फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर हम निकल के लेते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर प्लस एंड आर माइनस। तो जो भी हम ये यूनिट सेल्स डिस्कस कर रहे हैं, इन यूनिट सेल्स में जो यूनिट सेल का पैरामीटर है, जो साइड है उसको मैं ए बोल रहा हूं, तो ए का आर प्लस और आर माइनस के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है, ये देखने के लिए हमें उस लाइन के अलोंग चलना पड़ेगा जिसमें कैटायन और एनायन दोनों आ जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड में अगर अपन देखें या किसी भी यूनिट सेल में अपन कहाँ चल सकते हैं, एज पे चल सकते हैं, फेस डायगोनल पे चल सकते हैं, बॉडी डायगोनल पे चल सकते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी लाइन पे चले और हमें उस पे कैटायन एनायन दोनों मिल जाने चाहिए। तो NaCl में अगर मैं एज को देखिए, कॉर्नर, तो FCC बनाने वाला पार्टिकल कौन है, Cl-। अगर Cl- FCC बना रहा है तो Cl- की लोकेशन वेरी क्लियर है, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो कॉर्नर पे कौन रहेगा, Cl-, और इन दोनों के बीच में ये कौन सी जगह है, एज सेंटर। एज सेंटर पे कौन सी वर्ड होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो डेफिनेटली सोडियम प्लस इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हो गई ए, और ये R माइनस R प्लस R प्लस 2 टाइम्स ऑफ R प्लस प्लस R माइनस। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि FCC के लिए हमने एक रिलेशन लिखा था, √2a = 4R। तो यहाँ पे 4R माइनस नॉट इक्वल टू बन रहा है। रीजन क्या है, एनायन का कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ये तो तब वैलिड है जब R/R एग्जैक्टली कितना हो, 0.414 अगर हो रहा है, 0.414 अगर आपको दे रखा है क्या, R+/R-, तो फिर वो एग्जैक्टली फिटिंग वाली सिचुएशन है, तब वैलिड रहेगा। यहाँ तो 0.5 है तो ये नॉट इक्वल टू रहेगा, ये ऑलवेज वैलिड रहेगा, एग्जैक्टली फिट हो चाहे नहीं हो। दूसरा, ZnS में अगर ये रिलेशन लाना है तो जिंक सल्फाइड में मुझे दोनों आयन कहाँ मिलेंगे, बॉडी डायगोनल पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड बॉडी डायगोनल पे मिलती है। तो यहां हम एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। इस बॉडी डायगोनल का ये कोना हो गया, ये अपोजिट कोना हो गया, दोनों कोने पे कौन रहेगा, S-2। रीजन FCC बनाता है। कोने के ठीक अंदर कौन सी वर्ड आती है, टेट्राहेड्रल वर्ड, कौन आ गया, Zn+2। उसके बाद ये आ गया बॉडी सेंटर, कौन सी वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल, जो खाली रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आ गया, टेट्राहेड्रल वर्ड, लेकिन ये खाली रहेगी। रीजन है ऑल्टरनेट फिलिंग होती है। तो अगर यहाँ जिंक है तो ये खाली रहेगी, यहाँ जिंक अगर अपन सोच रहे हैं कि यहाँ जिंक प्रेजेंट है तो ये खाली रहेगी, और लास्ट आ गया सल्फाइड। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस देखनी है, ये R- हो गया, ये R+ हो गया, और इसको मैं क्या बोलूंगा, √3a/4। क्यों बोलूंगा, टोटल डिस्टेंस √3a, √3a/2, √3a/4। तो √3a/4 विल बी इक्वल्स टू R++ R-। सेम सिचुएशन यहाँ निकल के आएगी, बिकॉज पार्टिकल तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वर्ड में ही प्रेजेंट है।
बस यहाँ पे ये जो अल्टरनेट वैकेंसीज होती है वो नहीं होंगी, 100% फिलिंग होगी, बट रिलेशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वर्ड आती है, सेम रिलेशन रहेगा। यहाँ वर्ड कौन सी आ रही है, क्यूबिकल वर्ड आ रही है, तो क्यूबिकल वर्ड हमें बॉडी डायगोनल पे ही मिलने वाली है। तो √2a/2 इज इक्वल टू यहाँ √2a/2 ही होगा, सेंटर से है कोने के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो इसमें आता है वो आता है फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने कैटायन और कितने एनायन हैं। तो सोडियम क्लोराइड में हम बात कर चुके हैं कि भाई Cl- HCl बनाता है, तो Cl- कितने थे 4, तो Na भी कितने हैं 4, तो ये बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ NaCl, या फिर 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहां से अगर तुम्हें कोई पूछता है कि भाई यूनिट सेल का वेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ 1 NaCl। ध्यान रखना AMU में आएगा ये, फिर ग्राम किलोग्राम नहीं होते एक यूनिट सेल के वजन। तो अगर तुमसे कोई पूछता है NaCl यूनिट सेल का वेट फाइंड करना है तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 58.5 AMU, उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो एक NaCl यूनिट सेल का वजन निकल के आ जाएगा। सेम लॉजिक सब में काम करेगा। ZnS ये भी 4:4 है, तो 4 Zn होंगे, 4 S होंगे, 4 टाइम्स ऑफ Zn कर सकते हैं। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ CaF2, 4 टाइम्स ऑफ Na2O एंड 1 टाइम्स ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल हमने बनाई है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक बार ये पूरा वीडियो देखना है। ध्यान से वीडियो में एक एक चीज को ध्यान से देखने के बाद कॉपी ले लीजिए, फेयर नोट्स बनाइए। फेयर नोट्स बनाने के बाद आपको रफ में ये वाली फर्स्ट लाइन लिख लेनी है और ये वाली लाइन लिख लेनी है। उसके बाद क्या हो रहा है ये सब आपको ऑटोमेटिकली खुद से फिल करना है। तो 2 या 3 बार रफ में आप ये टेबल बनाओगे तो ये हमारे ब्रेन में परमानेंट सेट हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे कई टाइप के सवाल जनरेट होते हैं, कई टाइप के, हर पॉइंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई सोडियम कौन से वर्ड में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए डायरेक्ट यहीं से ध्यान रख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए कितना आएगा 6, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन में कितना आता है 4, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन में कितना आता है 4, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन कितना आता है 4। यहाँ कौन सी वर्ड थी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इसलिए कोऑर्डिनेशन में कितना आता है 8। तो सीजियम क्लोराइड 8:8। दूसरी चीज यहाँ इनका रेशियो कितना है 1:2, यह है आयंस का रेशियो, और कोऑर्डिनेशन का रेशियो क्या है 2:1। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन जनरल पार्टिकल्स का आयंस का जो रेशियो है उसका अपोजिट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो। और होना भी चाहिए कि एक F- के चारों तरफ 4 कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम के चारों तरफ डबल हो गया F, तो 8 F- है। तो Ca+2 के सराउंडिंग कितने आयन से हो रही है, 8 F- से हो रही है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है। और F का कोऑर्डिनेशन 4 का मतलब है एक F के चारों तरफ नियरेस्ट कितने कैल्शियम है 4। क्यों है वो तो मैं पहले से बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने वाले पार्टिकल 4 ही होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पे AB6:6 बोल दो, चाहे रॉक सॉल्ट बोल दो, चाहे NaCl बोल दो, एक ही बात है। जैसे क्वेश्चन आ गया AB6:6 में रिलेशन बिटवीन AR+R- बताइए, तो हम डायरेक्ट ये वाली बात करेंगे। सिमिलरली ZnS बोल सकता है क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड बोल सकता है, AB4:4 बोल सकता है, एक ही बात है ये। तो ये एक ही चीज है, तो ये सबके लिए अपन इस तरह से सोच सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ और अदर टाइप की स्ट्रक्चर्स आती हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि वो किसकी तरह होती है, ZnS की तरह होती है, उसके बाद पूरा एग्जैक्ट ही जाता है सारा। तो डायमंड की स्ट्रक्चर भी किसकी तरह होती है, ZnS की तरह। डायमंड की स्ट्रक्चर भी ZnS की तरह होती है। इट मींस Zn की जगह भी कार्बन ही होगा और S की जगह भी कार्बन ही होगा। तो FCC बनाने वाले भी कार्बन हैं और वॉइड ऑक्यूपाई करने वाले भी कार्बन ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर बात करता है कि एक यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो बताइए कितने होंगे। FCC बनाने वाले भी कार्बन हैं, वॉइड ऑक्यूपाई करने वाले भी कार्बन है, मतलब जिंक की जगह भी कार्बन ले लो और सल्फाइड की जगह भी कार्बन ही ले लो। तो 4 FCC बनाने वाले हो गए इफेक्टिवली और 4 ऑल्टरनेट वर्ड ऑक्यूपाई करने वाले हो गए, तो कितने कार्बन हो जाएंगे भाई, टोटल 8 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। दूसरा यूनिट सेल का
ए के साथ आर मतलब रेडियस ऑफ कार्बन का क्या रिलेशन है, तो वो सेम रिलेशन रहेगा। ये भी रेडियस ऑफ कार्बन हो जाएगी, ये भी रेडियस ऑफ कार्बन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन। तो आरसी में 2 को डिवाइड कर दोगे तो डायमंड के लिए ए इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वही √3a अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन। फिर यहां से हम पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसी के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जो एफसीसी हम बना रहे थे तो आई थिंक सबको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ 74% से ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा। रीजन वॉइड्स में पार्टिकल आ चुका है। लेकिन डायमंड वाले में अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा यहाँ डिस्टॉर्शन भी है, उसकी वजह से पैकिंग फ्रैक्शन पे कुछ इफेक्ट्स आएंगे। डायमंड वाले में अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो 34% निकल के आएगा। तो आज का होमवर्क में आपके लिए यही सवाल है, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब लास्ट वीडियो इसमें रहेगा डिफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक्स में से लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में 2-2, 3-3 सवाल एक एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।